कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अब हम यहाँ पर मराठा साम्राज्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बनेंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम मराठा साम्राज्य के बारे में शिवाजी का अध्ययन करेंगे। शिवाजी से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिवाजी के पिता का नाम साहिजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या है और शिवाजी की माता का नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जब माता का नाम जीजाबाई है और पिता का नाम साहिजी भोसले है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि शिवाजी का विवाह सईबाई निम्बलाकार, ठीक है, तो सईबाई निम्बालकर से 1640 में हुआ था, जबकि इनका जन्म 1630 में हुआ, यानी 10 साल बाद इनकी शादी हुई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किससे हुई थी शादी, यानी इनकी पत्नी का क्या नाम था? सईबाई निम्बालकर था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे एवं आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दोनों याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दादाजी कोंडदेव थे। आपसे पूछा जाए कि आध्यात्मिक गुरु शिवाजी के कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रामदास थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दोनों की, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है कि रामदास एक आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी के, जबकि दादाजी कोंडदेव कैसे थे? एक राजनीतिक गुरु। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिवाजी ने सबसे पहले 16 वर्ष की आयु में बीजापुर रियासत को तोरड़ के किले पर अधिकार किया था। ठीक है, तो ये कई बार पूछा भी गया है कि 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस रियासत के किले पर अधिकार किया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बीजापुर की रियासत के तोरड़ किले पर अधिकार किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये कई बार पूछा भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था, तो 1656 में बनाया था। किसने बनाई थी राजधानी अपनी? शिवाजी ने। कहाँ पर बनाई थी? रायगढ़ में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न है वो अक्सर डीपली पूछे जाते हैं, और ये जितने हम क्वेश्चन यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं वो सभी एनसीईआरटी बेस आधारित हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी दौरान मुगल साम्राज्य के मुगल सम्राट अकबर ने 1660 में साइता खां को दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त कर दक्षिण फतेह करने का कार्य सौंपा। यानी मुगल सम्राट की जो औरंगजेब थे उसने 1660 में साइता खां को दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त किया और फिर दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए उसे कार्य सौंपा। तो फिर देखते हैं कब किसने सौंपा था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने किसको नियुक्त किया था राज्यपाल की नियुक्ति पर, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? साइता खां को नियुक्त किया था। किस लिए? दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर आक्रमण कर उसका अंगूठा काट दिया और एवं उसके पुत्र की हत्या कर दी। ठीक है, तो शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच जो संघर्ष हुआ वो 1663 में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1664 में शिवाजी ने सूरत पर भयंकर लूटपाट की थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1664 में शिवाजी ने कहाँ पर भयंकर लूटपाट की थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सूरत में की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इससे परेशान होकर औरंगजेब ने 1665 में राजा जयसिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी और इसके तुरंत बाद ही पोरबंदर पर आक्रमण कर शिवाजी की माता संग परिवार को बंदी बना लिया गया। यानी ये जब भयंकर लूटपाट हुई तो इससे परेशान होकर औरंगजेब ने 1665 में राजा जयसिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने जब शिवाजी ने सूरत में भयंकर लूटपाट की तो औरंगजेब ने जयसिंह को किस क्षेत्र के लिए बागडोर सौंपी थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और उसके तुरंत ही बाद पोरबंदर पर आक्रमण कर शिवाजी की माता संग परिवार को बंदी बना लिया था। किसने बना लिया था? औरंगजेब ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि 1665 में जयसिंह व शिवाजी के बीच पोरबंदर की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि 1665 में जयसिंह एवं शिवाजी के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पोरबंदर की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके तहत शिवाजी ने अपने अधीन 23 किले मुगलों को देकर मात्र 11 किले अपने अधिकार में रखे थे। यानी 23 किलों को मुगलों को संधि में क्या होता है कि एक दूसरे के जो हानि होती है जनधन की उसमें देना पड़ता है। तो उसने क्या हुआ कि शिवाजी ने अपने 23 किले थे उसे किसे देने पड़े थे? मुगलों को देने पड़े थे। मात्र 12 किले ही किनके पास बची हुई थी? शिवाजी के पास। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसकी संधि हुई थी? 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। जयसिंह किसकी तरफ से था? तो औरंगजेब की तरफ से था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इसी संधि के तहत शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में नियुक्त कर दिया गया। यानी इसी संधि के तहत शिवाजी के पुत्र, यानी आपसे पूछा जाए शिवाजी के पुत्र कौन थे? संभाजी को मुगल दरबार में नियुक्त किया। यानी इस संधि के पश्चात मुगल और शिवाजी के बीच जो वार्ता हुई, इससे क्या हुआ कि जो शिवाजी का पुत्र संभाजी था उसको कहाँ पर नियुक्त कर दिया गया? मुगल दरबार में नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस संधि के तहत शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पोरबंदर की संधि। और पोरबंदर की संधि कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1665 में हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जयसिंह के विश्वास पर 1666 में शिवाजी आगरा पहुंचे। वहां पर शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जयसिंह के विश्वास पर, यानी जयसिंह के बीच जो संधि हुई थी 1665 में, उसके तत्पश्चात क्या हुआ कि जयसिंह के विश्वास पर 1666 में शिवाजी कहाँ पहुंचे थे? आगरा पहुंचे। और वहां पर शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। और यहाँ से शिवाजी इसी वर्ष अगस्त 1666 में भाग निकले। यानी वो अपनी सुरक्षा करने में सफल रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में बनारस के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की पदवी धारण की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी ने छत्रपति की पदवी धारण कब की थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 5 जून 1674 को। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई और मात्र 50 वर्ष के ही थे। यानी उनकी मृत्यु उनका जो जन्म हुआ था वो 1630 में हुआ था और वो 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अब हम देख लेते हैं कि शिवाजी द्वारा लगाए गए कर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लिखा हुआ है कि चौथ शब्द का मतलब होता है कि चौथा हिस्सा होता है जो पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। यानी चौथ एक कर था और इसका मतलब क्या होता है कि चौथा हिस्सा, यानी किसी चीज़ का चौथा हिस्सा, माना कि ये आपकी कोई वस्तु है तो एक जो चौथा हिस्सा जो होगा इसका चौथा हिस्सा जो कर के रूप में लिया जाता था, जो किससे लिया जाता था? पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है सरदेश मुखी, यानी महाराष्ट्र के लोगों दिया करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र में पुश्तैनी सरदेश मुख थे। यानी ये जो सरदेश मुखी महाराष्ट्र के लोग दिया करते थे, क्या था? कर था। ठीक है, नाम क्या है? सरदेश मुखी और कर था, और क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख के थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये कर से ही संबंधित थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि शिवाजी के अष्टप्रधान, यानी शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है, जिनका विवरण निम्न है। यानी शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान विद्वान रहे थे, तो उनके जो
लोग थे, उनका जो काम था, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि हम बात करें पेशावा, यानी नाम था पेशावा, तो वहाँ का कार्य क्या था, प्रधानमंत्री थे, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। सर ए नौबत सेनापति थे। अमात्य यानी अमात्य सेनापति कहा जाता है, तो क्या राजमंत्री थे। और वाक्यविनीश सूचना मंत्री थे, यानी ये सभी अधिकारी थे जो एक किसी क्षेत्र में अपना काम करते थे। चिटनीस एक चिट्ठी डाक विभाग का कार्यालय था। और सुमंत विदेश मंत्री थे, ठीक है। तो ये संबंधित क्या है, शिवाजी के अष्ट प्रधान से संबंधित है। और बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंडित राव धार्मिक मंत्री थे। और न्यायाधीश न्याय से संबंधित थे, यानी न्यायाधीश कौन हुआ करते थे, जो किसका मंत्रालय संभालते थे, तो आपका राइट आंसर न्यायालय से संबंधित थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है। अब हम बात करते हैं संभाजी के बारे में, यानी संभाजी कौन थे, शिवाजी के पुत्र थे। तो संभाजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो संभाजी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर शिवाजी के बारे में बात करें तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी छत्रपति के सिंहासन पर बैठे, ठीक है। तो यानी मृत्यु के बाद, अपने पिता की मृत्यु के बाद वो सिंहासन पर बैठे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार बनाया। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि संभाजी ने अपने दरबार में किसको राजकवि के रूप में कलश को अपना सलाहकार बनाया था, तो हिंदी और संस्कृत के विद्वान कवि थे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि संभाजी के उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार बनाया था, ठीक है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि संस्कृत के विद्वान, हिंदी और संस्कृत के विद्वान कलश को किसका सलाहकार बनाया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, संभाजी का, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1689 में संभाजी और कवि कलश को मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो यानी सलाहकार तो बनाया, लेकिन 1689 में क्या हुआ कि संभाजी और कवि कलश को मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया और औरंगजेब ने इसकी हत्या करवाने से पहले इनकी आंखें निकलवाकर जुबान कटवा दी थी, ठीक है। इस प्रकार से यानी क्रूर शासक था औरंगजेब, और क्रूर शासक होने के कारण इन्होंने संभाजी और उसके जो सलाहकार थे उनको इस प्रकार क्रूर तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि मुगलों द्वारा संभाजी के पुत्र साहू जी को भी गिरफ्तार कर कैद करवा लिया गया। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी को रिहा कर दिया गया, यानी साहू जी को बंदी बना लिया गए थे, लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके तत्पश्चात साहू जी को रिहा कर दिया गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर राजा राम के बारे में बात कर लेते हैं, जो उनका जो शासनकाल था वो 1689 से 1700 तक चला। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो लिखा हुआ है पहला पॉइंट यहाँ पर कि पहला पॉइंट है कि 1689 में संभाजी की मृत्यु के बाद उनके भाई राजा राम का एक नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यह है यहाँ पर कि राजा राम ने अपनी राजधानी सतारा को बनाया, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजा राम ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सतारा में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि राजा राम को पत्नी राजसबाई से संभाजी 2 और पत्नी ताराबाई से शिवाजी दो पुत्र हुए, और इतिहास में संभाजी 2 से अधिक की जानकारी उपलब्ध नहीं, यानी राजा राम को पत्नी राजसबाई से संभाजी 2 और पत्नी ताराबाई से शिवाजी 2 पुत्र हुए। इतिहास में संभाजी की अधिक जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। ये आप याद रखना है। और यहाँ पर कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं, बस इनके बारे में डिस्कशन ही कर रहे हैं। राजा राम की मृत्यु 1700 में हो गई थी और मुगलों से संघर्ष करती हुई, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इससे कोई महत्वपूर्ण पॉइंट बनते नहीं, लेकिन फिर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके बाद शिवाजी के बाद कौन सा शासक बना, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अब संभाजी 2 के बारे में, जो उनका शासनकाल 1707 तक चला। यानी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। लिखा हुआ है कि राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी 2 का राज्याभिषेक, यानी शिवाजी जो संस्थापक थे मराठा साम्राज्य के, लेकिन यहाँ पर शिवाजी 2 उनका नाम रखा गया था, ठीक है। शिवाजी 2 का राज्याभिषेक करवा दिया और उसके संरक्षक के रूप में 1707 तक संभाला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं साहू जी के बारे में। तो साहू जी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि संभाजी के पुत्र साहू जी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में छोड़ दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि साहू जी ने वापस आकर राजा राम की पत्नी ताराबाई से अपना अधिकार मांगा, परंतु उनके इनकार कर देने पर उपरांत साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से खेड़ा का युद्ध लड़ा और ताराबाई को पराजित किया। ठीक है, और फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उसके बाद साहू जी ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ के पेशवा बनाया और 1749 में साहू जी की मृत्यु हो गई और उनकी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। और इस समय तक पेशवा तक काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे। और 1750 में संगोला की संधि राजा राम II के नाम मात्र छत्रपति बना और दिया गया और सभी शक्तियाँ पेशावर के अंतर्गत कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की शिवाजी के बारे में जो मराठा साम्राज्य से संबंधित थे। तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बने उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।